हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम स्टडी करने वाले हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स के अंदर भी यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी की वजह से आप आगे मोशन को डिफाइन कर पाओगे एंड वेलोसिटी को डिफाइन कर पाओगे। अब हम इसके बाद हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है जे नीट सीबीएसई फाउंडेशन, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर, और वेक्टर के अंदर आज हम यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम वेक्टर्स। देखो, लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने वेक्टर क्या होता है, स्केलर्स और वेक्टर की डेफिनेशन हमने स्टडी किया था। फिर इसके बाद वेक्टर्स के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किए थे, जिसमें मेनली इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर और को लीनियर वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। फिर एंगल, जो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में। यूनिट वेक्टर से पहले ये जो दो डेफिनेशन है लास्ट लेक्चर की बची हुई, ये रिमेनिंग है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहां पर पहला जो वेक्टर है वो है पोलर वेक्टर। ओके, जो पहला जो वेक्टर है आपके पास वो पोलर वेक्टर है, और ये जो पोलर वेक्टर एंड ये एक्सियल वेक्टर, ये क्या होता है कि कोई जो वेक्टर है उस वेक्टर का अपनी मोशन के साथ डायरेक्शन में क्या रिलेशन है वो डिफाइन करता है। पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी ए पॉइंट से स्टार्ट करके अपनी मोशन बी पॉइंट तक मोशन कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने इसे रैंडमली रिप्रेजेंट किया, अभी तो आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर इसकी मोशन की डायरेक्शन किधर होगी, इसकी मोशन की डायरेक्शन है ए टू बी, इसकी मोशन की डायरेक्शन है ए टू बी। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी एंड इसका डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन भी ए टू बी ही है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, इन दोनों की डायरेक्शन ए से बी की तरफ ही है। अगर मैं यहां पर दो और वेक्टर लेता हूं, एक मैं एक्सेलरेशन वेक्टर कंसिडर करता हूं, एक मैं फोर्स वेक्टर कंसिडर करता हूं। इनकी डायरेक्शन अगर मैं देखूंगा तो ये डायरेक्शन भी क्या होगी, या तो ये डायरेक्शन इन दोनों की, नीचे वाले जो दोनों क्वांटिटीज है इनकी बता रहा हूं, एक्सेलरेशन एंड फोर्स की, या तो इनकी डायरेक्शन ए टू बी होगी, या कुछ केसेस में ये डायरेक्शन बी टू ए भी हो सकती है। बी टू ए कौन सी डायरेक्शन होगी, जब हम इस गाड़ी को रोक रहे हैं, हम गाड़ी पे ब्रेक लगा रहे हैं, हम अगर दौड़ रहे हैं तो हमारी स्पीड को कम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन और फोर्स क्या होता है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर एक चीज कॉमन है इन दोनों में कि जो फोर्स की जो यहां पे वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो या तो इसके अलोंग है या इसके ऑपोजिट है। कहने का मतलब ये है, ये जो वेक्टर वाली जो लाइन, एक पूरी जो लीनियर एक लाइन मान लो आप इसको, इस पूरी लाइन के अलोंग ही है, या तो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइप के वेक्टर्स को आप क्या बोल रहे हो, पोलर वेक्टर बोलते हो। तो पोलर वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जाएगी, वेक्टर which has direction along the line of मोशन। मैंने यहां पे जो लाइन ऑफ मोशन जो वर्ड लिया है वो इस पूरी कंप्लीट लाइन के लिए लिया है।
जो ए के भी पीछे से स्टार्ट हो रही है और बी के आगे तक एकदम इनफाइनाइट तक जा रही है, इस लाइन के अलोंग ही होगा कौन? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इनकी डायरेक्शन इसी के अकॉर्डिंग होगी। अब हम अगर इसके आगे की बात करें तो क्या होता है? एक्सियल वेक्टर। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा? देखो कि यहां पर कोई भी पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो रिवॉल्यूशन हो चाहे रोटेशन हो, यहां पर जब इसकी मोशन होती है ये एक एक्सिस के अराउंड होती है, इस एक्सिस को रेफरेंस मान के इसके चारों तरफ ये लगातार घूमता रहता है, ठीक है? तो यहां पर इस रोटेशनल मोशन के जो आपके वेक्टर्स होंगे वो इसके अलोंग नहीं होंगे, वो इसके अलोंग नहीं होंगे। ये तो केवल क्या है? मोशन है, डायरेक्शन है इसकी, रोटेशन, ओके? लेकिन जो यहां पे आने वाले कुछ वेक्टर्स है जिनके नाम ही बताऊंगा मैं भी, जैसे कि इनका यहां पे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये जो मैंने 4 डिफरेंट आपको वेक्टर्स बताए हैं, इनकी डायरेक्शन इस सर्कल के अराउंड नहीं होती है, इनकी डायरेक्शन होती है इस मोशन की जो एक्सिस है। ये जो मेरा पेन है ना, ये मोशन की एक्सिस हो गया, इस मोशन की एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक है? अलोंग द रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन is known as a axial vector. If the vectors has its direction along the axis of rotation of motion या along the axis of rotation, then these kind of vectors are known as a axial vector. तो आप लिख लो यहां पे, if vector has direction along the axis of rotation, ओके? अरे ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके? जो आपके पास रोटेशन की एक्सिस है, उस रोटेशन की एक्सिस के अलोंग अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्या होगा? एक्सियल वेक्टर होगा। और अगर मोशन के अलोंग डायरेक्शन है तो वेक्टर क्या होगा? पोलर वेक्टर होगा। ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर से भी पहले मैं आपको यहां पर एक और वेक्टर आता है उसके बारे में बता देता हूं। क्या आता है? जीरो वेक्टर, या आप इसको नल वेक्टर मान लो, ठीक है? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो इसके लिए देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पे। एग्जांपल क्या है? 2 kg प्लस 2 kg, आंसर क्या आएगा? 3 लीटर प्लस 2 लीटर, 5 मीटर प्लस 1 मीटर। आंसर क्या आएगा इसका? इनका आंसर सबका, इसका आएगा 4 kg, इसका आएगा 5 लीटर, इसका आएगा 6 मीटर, ठीक है? आप एक चीज नोटिस करना है यहां पे, एक चीज नोटिस करोगे आप, क्या? फिर मैं आगे लिखता हूं 3 kg माइनस 2 kg, 5 लीटर माइनस 2 लीटर। इनका आंसर क्या आएगा? इनका आंसर आप लिखोगे 1 kg, इसका आप आंसर लिखोगे 3 लीटर, ओके? एक चीज आपने नोटिस कर चुके होंगे आप यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि जब कोई भी एडेड टर्म्स होती है या सब्ट्रैक्टेड टर्म्स होती है तो इन सभी का यूनिट या इनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
लीटर लीटर के साथ होगा, मीटर मीटर के साथ होगा। अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं 2 kg प्लस 5 मीटर प्लस 3 लीटर, इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि ये होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा, ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये होमोजीनियस करने के लिए मेरे पास एक चीज आएगी, वो क्या है? वो यहां पे है, इधर है वो। अब मैं यहां पे एक चीज और लिख देता हूं, 3 kg माइनस 3 kg। अब आंसर क्या आएगा? आप यहां पे आंसर लिखोगे 0। क्या ये सही है? अभी तक आप अगर इसको 0 लिख देते थे या लिखते ही थे हमेशा, तो ये सही ही माना जाता था, ये सही ही होता है, मान लिया जाता है ये सही। क्योंकि यहां पर इसके साथ आप कुछ लिखो या नहीं लिखो, 0 तो 0 होता है, और क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। तो आपने क्या लिख दिया इसको? अब मैंने लिख दिया 0 kg। 100% करेक्ट ये अब हुआ है, 100% सही ये अब हुआ है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। लेकिन अभी तक हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। सिमिलरली मैं वेक्टर्स के बारे में अगर बात करूं, अगर मैं यहां पर करूं वेक्टर a प्लस वेक्टर a, तो आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू वेक्टर a को a के साथ जोड़ने पर ट्वाइस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, सिंपल सी बात है ये। फिर मैं यहां पर ऐसा करूं वेक्टर b प्लस वेक्टर b, तो आप क्या लिख दोगे? वेक्टर 2 इंटू बी, 2 इंटू वेक्टर बी लिख दोगे। सिमिलरली मेरे पास अगर, क्योंकि यहां पर भी होमोजेनिटी तो फॉलो होना ही है, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं वेक्टर a माइनस वेक्टर a, अब ये ट्विस्ट आ गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर a, ये क्या चीज है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको सबसे पहले आंसर पता चल गया 0, इसका आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन ये आंसर क्या है? ये आंसर क्या है? अधूरा आंसर है ये आंसर क्या है? अधूरा है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, नॉट कंप्लीट, हाफ आंसर है, अधूरा आंसर है ये। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखो, स्केलर का एडिशन स्केलर, वेक्टर्स का एडिशन वेक्टर, स्केलर का डिफरेंस भी स्केलर, तो वेक्टर का डिफरेंस भी तो वेक्टर आना चाहिए। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 0 वेक्टर लिखोगे। इसी को क्या बोला जाता है? 0 वेक्टर बोला जाता है, या इसको नल वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, ये केवल और केवल क्या होता है? ये डॉट होता है। ओके, केवल और केवल ये डॉट होता है। इसको लिखने का एक तो तरीका ये हो गया 0 वेक्टर, एक इसको लिखने का ये भी तरीका होता है ओ ओ, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस उसी पॉइंट पे खत्म हो रहा है ये, तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 0, और इसकी कोई भी डायरेक्शन भी नहीं है। इसकी ना तो डायरेक्शन है ना इसका मैग्नीट्यूड, दोनों ही 0 है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नल वेक्टर बोल दिया जाता है, और 0 वेक्टर बोल दिया जाता है। ये केवल मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के काम आता है। फिर से सुन लो, मैथमेटिकल इक्वेशन को, जैसे कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करने के काम आ रहा है और कोई काम नहीं इसका, इसलिए ये आपके सामने नल वेक्टर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो होगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को स्टडी करते हैं। यूनिट वेक्टर आ गया। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपको नल वेक्टर जितना आसान बताया, उतना ही हमारा यूनिट वेक्टर है। लेकिन यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई पूछे पूरी फिजिक्स में कौन से 2 चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा फर्स्ट है वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर्स, और सेकंड है मैथमेटिकल टूल्स। ये 2 चैप्टर है जो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में 11th एंड 12th में। ओके, बाकी सारे हो जाते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर पूछे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इनमें भी, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है?
सबको पता है वेक्टर which has magnitude यूनिटी और 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है या उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको आप क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर बोलोगे, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ये केवल और केवल डायरेक्शन को बताता है। इसको काम में ही क्यों लेते हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं। ये आप सिंपल सी बात है, ये समझ के चलना है आपको, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई पर्सन है या कोई लड़का है, ये ठीक है, ये एक लड़का है, ये रोड है यहाँ पे, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है ये, ठीक है। अब यहां पर इसकी जो दौड़ रहा है तो कोई ना कोई इसकी स्पीड होगी, कोई ना कोई इसकी मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का। मान लिया ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, या मान लो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो इसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है v, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए 5 मीटर पर सेकंड। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कह दोगे ये वाली डायरेक्शन है। कौन सी? ये वाली। आप क्या बता दोगे? कि इसकी राइट डायरेक्शन बोलोगे आप। लेकिन राइट है तो मैं लिखूं कौन से, किसका रेफरेंस लेके लिखूं? आपकी राइट लिखना है मुझे या फिर मेरी राइट लिखना है? मेरे हिसाब से राइट लिखूं मैं, मेरे हिसाब से लेफ्ट हो रहा है, आपके हिसाब से राइट हो रहा है, तो फिर कैसे लिखें? तो कोई भी डायरेक्शन राइट और लेफ्ट से नहीं आती, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन राइट लेफ्ट से नहीं आती। ये जो डायरेक्शन है ये फिजिक्स का हमारा रेफरेंस पॉइंट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो हमारा इसके नेक्स्ट पॉइंट में ही आएगा। तो इसके लिए मुझे एक बार मैं जस्ट लिख देता हूं यहां पर एक रेफरेंस के लिए, सही नहीं है, मैं केवल एक बार रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। मान लो ये वाली, जैसे ऊपर की डायरेक्शन में क्या लिखा जाता है? नॉर्थ लिखा जाता है, तो नॉर्थ के इस तरफ ईस्ट हो जाती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ईस्ट डायरेक्शन हो गई। अब ये कंप्लीट वेक्टर हुआ है क्योंकि इसके साथ ये मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ ये क्या है? इसका डायरेक्शन है। लेकिन इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे नहीं लिखा जाता। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है भाई? इसकी वेलोसिटी किधर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? वो तो इधर है, कि इधर दौड़ रहा है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और उस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक फिक्स सिंबल ले लिया कि किसी भी वेक्टर का, कोई भी जो वेक्टर है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लेटर के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या लिख लिया? वी कैप। वी जो है ना, पूरा कंप्लीट जो वी है वो तो ये है, वो तो ये है, लेकिन जो वी कैप है वो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया है कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी वेक्टर जो है ना, मान लो ये एक वेक्टर v है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ इस वेक्टर का क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है। यहां से लेकर वहां तक की जो डिस्टेंस है वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो मैंने ये मान लिया कि कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, जो यूनिट मैग्नीट्यूड है, वो कौन है? वी कैप। तो वी कैप का इतना सा मैग्नीट्यूड है, ये मान लो। वो यूनिट एक कदम में कितना चल रहा है, एक कदम में जितना चलेगा वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वी, ठीक है। तो यहां पर मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या? 5 नॉट 5,
अभी मुझे इस वेक्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पहला चाहिए इस वेक्टर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया इनटू इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कौन सी? ईस्ट है, तो ईस्ट कौन सी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर लिख दूंगा ऐसे। ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया, ये हमने पहले भी देखा था। अब क्या है, अब मुझे अगर v कैप चाहिए, मुझे अगर v कैप चाहिए तो मैं क्या करूंगा? v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी हमें एक कंप्लीट पहले कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आता है देखो। एक हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है ना, ये आपको बताएंगे अच्छी तरीके से कि यूनिट वेक्टर और कैसे होते हैं। देखो ये वाला जो यूनिट वेक्टर लिया है हमने v कैप, ये हमने एक रैंडम यूनिट वेक्टर लिया है जो जनरली होता है। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे जो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे कैलकुलेशंस के लिए बहुत अच्छे से काम में आते हैं वो। तो उनको बोला था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और ये किसमें होते हैं? ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ना 3 डायमेंशनल, आप इसको लिख सकते हो कितना? 3 डायमेंशनल, 3D, 3 डायमेंशनल में आएंगे ये। ठीक है, कैसे होता है ये देखो। हमारे पास यहां पर हम एक 3 डायमेंशनल वो बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक ये वाली एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने पहले से स्टडी कर रखी है जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये कितना है? ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है? लेटरल हॉरिजॉन्टल है। ओके, हम इस तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे आपके हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, और अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ऊपर वाई में जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं कि यहां पर एक ही और एक्सिस आ गई और ये हमारे पास हो गई z एक्सिस। ओके, ये हमारे पास हो गई z एक्सिस। और ये जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, ये जो z एक्सिस है ना, वो इस बोर्ड वाले प्लेन में नहीं, ऐसे पसरी हुई नहीं है, लेटी हुई नहीं है, ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई है। आप इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करके चलो, ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है, कैसे? आप इस तरीके से मान के चलो, ये एक्स एक्सिस हो गई ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमारे पास जो जेड एक्सिस आ रही है वो जेड एक्सिस इस तरीके से आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, ये आपके सामने जेड एक्सिस। ओके, तो मैं ये वाला पेन लगा लेता हूं, ये आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके सामने 3 डायमेंशनल एक्सिस आ गई। ये देखो, ये आपके सामने एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फिर आप इसको देखो, ये वाले को,
ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इसके बीच में एंगल भी कितना है 90 डिग्री का है। फिर ये दोनों है देखो, ये वाली एक्सिस, इसको देखो इस तरीके से बनाने पर ये और ये, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपके पास 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है। मैं आपको ये देखो इस तरीके से हो गया, ओके, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो हर एक दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि जो यूनिट वेक्टर है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, हम ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं जिनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक होता है यहां पे आई कैप, आई कैप क्या होगा, एक तरीके से इस तरीके से मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो होगा 1 स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप का मतलब 1 स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस। आप एक स्टेप इधर, यहां से एक स्टेप आप इधर चलोगे तो आपने कितना ट्रेवल किया है, आई कैप ट्रेवल किया है। फिर आप एक स्टेप और चले, आपने कितना ट्रेवल किया, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप। अब टोटल कितना चले इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपके पास यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल जो वेक्टर हो गया, ये जो टोटल कंप्लीट जो वेक्टर हो गया, ये हो गया 5 आई कैप, क्योंकि आई कैप को आपने 5 टाइम्स कवर किया है। ओके, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप। अब यहां पे 5 का मतलब आपने 5 स्टेप्स लिए हैं। ओके, यहां से 5 कदम लिया आपने। ओके, और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। आई कैप आपको एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम बात करते हैं जे कैप, 1 स्टेप अलोंग वाई एक्सिस। जैसे यहां से ये जे कैप, जे कैप, जे कैप, ये आपके 4 मैंने डिफरेंट इसके पॉइंट्स लिए। तो मैं अगर यहां से कोई वेक्टर बनाऊं इस डायरेक्शन में, अगर मैं बना रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जे, क्योंकि यहां पर मैं जे कैप के 4 पार्ट्स कवर किए हैं, 4 टाइम्स कवर किया है। ठीक है, तो ये आपका जे कैप हो गया। जे कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में होता है। फिर होता है के कैप, के कैप होता है इधर इस डायरेक्शन में, कौन सा, जेड डायरेक्शन में, जो कि बाहर की तरफ आ रही है। या तो ये बाहर की तरफ आएगी तो पॉजिटिव जेड, और अगर ये अंदर नीचे की तरफ जाएगी, बोर्ड के अंदर है तो पूरा क्रॉस करके दीवार के पीछे चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जेड डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां पर ये मैंने यहां से 3 टाइम्स कवर किया है इस ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के कैप। तो ये क्या है, यहां पे के कैप हो जाएगा 1 स्टेप अलोंग के, या नॉट के, अलोंग जेड एक्सिस। ये आपके पास जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है उनके बारे में आ गया, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब अगर मैं इसमें से एक वेक्टर ऐसा कंसिडर कर रहा हूं, इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं, किसको, 5 आई कैप को, 4 जे कैप को एंड 3 के कैप को, तीनों को कंबाइन करके एक वेक्टर में अगर बनाऊं तो मेरा वेक्टर बनेगा कैसे, ये देखना आप। ये मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, देखो ये कैसे बनता है। तो ये आपके पास हो गया है ना। अब देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले 5 टाइम्स आई कैप की तरफ चलना है। तो मैं यहां पे पहुंचा, ठीक है, 5 टाइम्स आई कैप चलने पर
मैं यहां पे पहुंचा। अभी तक मेरे कोऑर्डिनेट क्या है, मेरे कोऑर्डिनेट है 5i कैप। ओके, फिर मैं 4j की तरफ मतलब ऊपर की तरफ चलूंगा, तो मैं क्या हुआ, यहां से 4 ऊपर की तरफ मैं रवाना हुआ 4j। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहां पे जो मेरा देखो ये कितना चला, मैं 4j, ये कितना चला 5i। 5i चलने के बाद मेरा क्या है 5i है, फिर मैं 4j इधर चला ऊपर की तरफ, तो मेरा अब यहां पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया, मेरा 5i प्लस 4j, इतना मेरा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट तक है, जो कि मैं बोर्ड के प्लेन के ऊपर ही बैठा हूं, अभी मैं अभी बाहर नहीं आया। अब अगर मेरे को जेड डायरेक्शन के अलोंग आना है, इस डायरेक्शन के अलोंग आना है, तो ये मानो मैं यहां से बाहर की तरफ निकल के आ रहा हूं, यहां से बाहर की तरफ निकल के आ रहा हूं, कितना 3k कैप। तो कितना चला मैं 5i प्लस 4j प्लस 3k। यहां पे मेरा जो कोऑर्डिनेट है, यहां पे जो मेरी पोजीशन है वो क्या है, यहां पे मैं लिखूंगा इसको 5i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। मेरा जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट, मेरा जो टोटल जो कवर किया है मैंने, या जो मेरी जो अभी की जो पोजीशन है वो कितनी है, इतनी है। अब ये जो पोजीशन वो यहां से यहां तक आप मेजर करो। अब आपको ये लगेगा ये तो नजदीक बीच में आ गया, नहीं, ये कैसे है, हमारा जो ये जेड एक्सिस है वो इस प्रकार से है, बाहर की तरफ आ रही है, तो हमारा ये जो वेक्टर है ना, ये भी यहां से इस तरीके से बाहर निकलते हुए आ रहा है, इस तरीके से ये बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझना। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देखो, मेरे पास ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम आपके सामने। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है। तो मैं सबसे पहले मैं यहां से यहां आया, फिर यहां से ऊपर की तरफ आया। ठीक है, और फिर मैं ऊपर से यहां से यहां से ऊपर, फिर ऊपर से अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा हूं। ठीक है, ये क्या है 2 डायमेंशन में हम 3 डायमेंशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा वेक्टर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो सपोज हमारा ये जो वेक्टर बना r, ये कोई भी एक वेक्टर r बना हमारा, तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू 4i कैप 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा टोटल कंप्लीट वेक्टर बना। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, देखो ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का भी तरीका यहीं पर आ गया आपके सामने। r का ये तो वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा। ये मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, इस तरीके अंडर रूट करके सबका स्क्वायर कर दो, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर, z, y का स्क्वायर, j का स्क्वायर। ठीक है, ये i का, फिर j के साथ, i के साथ x वाली डायरेक्शन है, y के साथ j वाली डायरेक्शन है, और k के साथ z वाली डायरेक्शन है। आ गई सब। अब इनका स्क्वायर करने के बाद क्या आ गया, 25 प्लस 16 प्लस 9 अंडर रूट 50। तो इसको आप सॉल्यूशन करके लिखते हो तो क्या आता है 5 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि इसको आप 25 इंटू 2 करोगे तो 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 2 बच जाएगा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर का तरीका क्या था, यूनिट वेक्टर का तरीका क्या था, यूनिट वेक्टर का तरीका है, इसके भी पीछे है, देखो ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर दिया वो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका r कैप इज इक्वल्स टू 5i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन 5
√2। ठीक है, ये इसका अगर फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, फॉर्मूला अगर लिखता मैं तो वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इस तरीके से। तो ये आपके सामने इसका यूनिट वेक्टर। अब इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हो। सोल्व करके कैसे लिख सकते हो? 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 अपॉन √2 आई कैप, 4 अपॉन 5 क्या लिखोगे? 0.8 अपॉन √2 जे कैप प्लस 0.6 अपॉन √2 के कैप। तो इस तरीके से आप यहां पे, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब क्या पता ये यूनिट वेक्टर ही है। अगर आपको कोई कह दे आके भी मैं नहीं मानता ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर उसको बोलना, जो भी आपको ऐसा बोले, मतलब भाई साहब एक काम करो, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो देखो यूनिट वेक्टर वाले का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। तो यूनिट वेक्टर वाले का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? देखो यहां से अंडर रूट, पहले तो इन सब का स्क्वायर, जो नीचे बच गया ना इनका सबका स्क्वायर, तो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस ये जो ऊपर है ना 0.8, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 0.8 का स्क्वायर आता है 0.64 अपॉन 2। फिर ये जो है ना ऊपर 0.6 का स्क्वायर, इसका कितना आता है? इसका स्क्वायर करने पर आता है 0.36 और नीचे 2। तो ये आपके पास आ जाएगा नीचे 2 एलसीएम 1 प्लस 0.64 0.63 अंडर रूट चलेगा ही साथ में, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये यहाँ पे हो जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 2 का अंडर रूट। तो आप ये देखो अंडर रूट 1 का आंसर भी 1। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप बता सकते हो सबको, आंखें खोल के दिखाना उनको कि देखो इस तरीके से मैग्नीट्यूड 1 आता है। अब आपके एक चीज कंफ्यूजन हो रही होगी शायद, ये कैसे आ गया? तो एक स्टेप नहीं छोड़ा, एक स्टेप छोड़ते ही कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। देखो ये सबके ये, तो वो फिर आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो और साथ ही साथ उसको चेक भी कर सकते हो कि वेदर योर यूनिट वेक्टर इज करेक्ट और नॉट। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो इस वेक्टर का, कोई भी गिवन वेक्टर का। जो भी आपके पास गिवन वेक्टर, मेरे पास गिवन वेक्टर क्या था? r वेक्टर इक्वल्स टू 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। इनका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखो इसके आगे क्या है। तो ये आपके पास हो ही गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इन तीनों का आपके सामने आ गया। अब है वेक्टर, यूनिट वेक्टर का ही कुछ ये इसके नोट्स लिखे हुए हैं। यूनिट वेक्टर या आप इसको केवल डायरेक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसका कोई भी खुद का मैग्नीट्यूड होता है, कितना? 1 होता है। अब 1 होने का एक चीज और बताऊं, देखो 1 ही क्यों होता है? मान लो हमारे पास ये जो वेक्टर था अभी r, इसका मैग्नीट्यूड था हमारे पास ये। अब ये जो साथ में यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन लिख रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही क्यों होता है? ये भी सोचा होगा आपने। इसलिए होता है क्योंकि सपोज एक बार के लिए कि ये मैग्नीट्यूड अगर 1 के अलावा कुछ होता, 2 होता, तो अगर 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होता r मैग्नीट्यूड से, तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाती, डबल हो जाता इसका मैग्नीट्यूड, इफेक्ट ज्यादा हो जाता। अगर ये पॉइंट में कुछ होता एक से छोटा, तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता, डिक्रीज हो जाता। लेकिन अगर आपने इस मैग्नीट्यूड को इसके 1 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वेक्टर का, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा?
वो तो इन पे अगर 2 होगा, 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होने पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। फिर इसमें कुछ है, a vector which has magnitude of unity and fixed direction is known as unit vector. In common terms, unit vector is nothing but a direction. सिंपल है, ये आपको मैंने बताया था, ये कुछ नहीं है, केवल और केवल डायरेक्शन होता है। We have infinite directions, हमारे पास एग्जिस्टिंग डायरेक्शंस इनफाइनाइट होती है, लेकिन हम जो 3 आपको जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बताए हैं 3, वो 3 क्या है, स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन इनके अलावा डायरेक्शन तो बहुत सारी है, ठीक है। तो उन डायरेक्शन, क्योंकि बहुत सारी का मतलब ये डायरेक्शन आ गई, ये आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, जिधर भी आप डांस करते हुए आपका हाथ चले जाता है वो सभी आपकी डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। सामने डायरेक्शन आ गई, इधर डायरेक्शन आ गई, सामने आ गई, ऊपर आ गई। आप डांस कर लो, पीटी कर लो, कोई योगासन कर लो, कुछ भी कर लो, जिधर भी आप जो कोई भी आपका हाथ या पैर जाएगा उधर ही एक ना एक डायरेक्शन मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन एंड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। फिर हम बात करते हैं, इन फिजिक्स वी हैव इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शंस है तो इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स, ओके। वी हैव 3 रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। कौन कौन से हैं बता देता हूं। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस। फिर इनके ऑपोजिट डायरेक्शंस भी तो हो सकती है। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया माइनस आई कैप, तो आप क्या लिखोगे, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, माइनस जे अलोंग माइनस वाई एक्सिस, माइनस के अलोंग माइनस जेड एक्सिस। देखो हाँ, यहां पे ये जो मैंने बनाए वो सारे पॉजिटिव आई के बनाए। अगर मैं इधर बना दूं तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अगर मैं नीचे बना दूं तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अगर मैं अंदर की तरफ बना दूं तो माइनस के कैप, माइनस के कैप, इस तरफ से, ओके। तो हमारे पास ये जैसे प्लस में इस तरफ होगा उसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्लस इस तरफ होगा उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। प्लस जे के इस तरफ, नेगेटिव वाला ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आ गए, जो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और 3 उनके नेगेटिव, वो तो जनरली किसी भी चीज का नेगेटिव आना ही है तो उसको अलग से नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर्स हुए। यूनिट वेक्टर्स में मैं आपको फिर से बता देता हूं, यूनिट वेक्टर्स आर नथिंग बट अ डायरेक्शन। वेक्टर्स विच हैज देयर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 या यूनिटी इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिट वेक्टर को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर आपको उसकी यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर को बनाने के लिए, वेक्टर को बनाने के लिए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी, ये जो बंदा है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है कंटिन्यूअसली, इस डायरेक्शन में मान लिया हमने एक बार, तो किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अभी तक तो ये स्केलर है, लेकिन डायरेक्शन बता दी कौन सी, ईस्ट, तो इतने में वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई क्या किया, डायरेक्शन ही तो मल्टीप्लाई की, इसलिए ये क्या हो गया, वही हो गया जो आप सोच रहे हो, क्या हो गया, इसलिए ये वेक्टर हो गया,
ओके, तो ये आपका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे क्या, हाँ वही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का ये कॉन्सेप्ट है। क्या है, आई कैप इज नॉट इक्वल्स टू जे कैप इज नॉट इक्वल्स टू के कैप। देखो हमारे पास यहां पर 3 डिफरेंट एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो कि आई कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस जो कि जे कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जेड एक्सिस जो कि के कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इनकी अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण वेक्टर्स तो डिफरेंट हो जाते हैं। वेक्टर्स को सेम होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण आई कैप इज नॉट इक्वल्स टू जे कैप इज नॉट इक्वल्स टू के कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप and magnitude of j cap and magnitude of k cap all are equal और same equals to 1। ये भी मेरे को लगाना चाहिए यहां पे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ए वेक्टर, देखो अलोंग है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप इक्वल्स टू ए का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये यहां पे एरो नहीं आना चाहिए था। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इस तरीके से, ठीक है ना। इसका करेक्ट वर्जन ये आ गया। अब हाँ, ओहो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में या ओरिजिन से लेकर उसकी पोजीशन बता दे, पोजीशन रिप्रेजेंट कर दे, वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं, अभी आपके सामने एक एग्जांपल हमने जस्ट किया है और ये फिर एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। देखो ये हम पहले रेफरेंस फ्रेम बना लेते हैं। ये हम इसको ये बना लिया, ठीक है। हाँ अब देखो हमारे पास कोई भी एक लोकेशन, क्योंकि आपने जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी की है उसके अंदर आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई के। हमारे पास यहाँ पे ये जो रेफरेंस फ्रेम, इसको क्या बोला जाता है, इसको रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का ग्रुप होता है। एक्स एक्सिस जिसमें से एक एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, एक वाई होती है, एक होती है जेड। ओके, एक्स एक्सिस वाले जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस वाले को जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर को के कैप बोलते हैं, ठीक है। और इनके तीनों के बीच का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। अभी मैंने आपको ये दिखाया है, यहां पे फिर से बता देता हूं। देखो इस तरीके से ये x और y हो गया, ठीक है, x और y हो गया, और ये क्या हो गया, z इसके साथ में लग गया ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये अब दिखाई दे रहा होगा। और हाँ एक और बहुत अच्छे से बता देता हूं, आप अपना हाथ निकालो और उस हाथ को इस तरीके से आप सेट करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, उस तरीके से। तो देखो यहां पे ये वाई एक्सिस हो गई थंब, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये जो है ये वाली फिंगर ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, इस तरीके से। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सही नहीं है, ये थोड़ा यहां अगर लगा होता अपना तो ये पूरी बिल्कुल रेफरेंस फ्रेम बन जाता, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से। अब मान लिया हमारे पास कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं 4, 5 एंड 3, ऐसे 4, 5 एंड 3। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये है आपके पास x, ये आपके पास y, ये आपके पास z। इसका मतलब ये हुआ मुझे यहां से सबसे पहले 4 स्टेप्स इधर चलना पड़ेगा,
4 स्टेप्स में 1 2 3 एंड 4 यहां पे चला तो मैं यहां पे पहुंच गया। ठीक है, फिर मुझे आना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ऊपर आने के लिए मुझे 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स में ऊपर आ गया। अभी मेरा जो यहां पे जो कोऑर्डिनेट है, अभी मेरा यहां पे कोऑर्डिनेट केवल x4 है, वो भी x डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे आया तो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 4 एंड 5, क्योंकि मैं x भी आ गया। अभी तक मैं z नहीं चला, बोर्ड के ऊपर ही, बोर्ड के बाहर की तरफ नहीं चल रहा। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए 3 पॉइंट्स z की तरफ भी 1 2 एंड 3, यहां पे मेरा लोकेशन है, ये मेरा पॉइंट है। ओके, ये मेरा पोजीशन है फाइनल। तो मैं 3 ये चला तो मेरा अब जो मेरा वो ये पोजीशन हो गई, वो हो गया 4 5 एंड 3। अब मेरा ये कोऑर्डिनेट हो गए 4 5 एंड 3। अब मुझे यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो मेरा पोजीशन होगा, वो पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन होगी। इसको मैं डायरेक्ट इससे बनाता हूं, डायग्राम से बना लेते हैं ना। अपनी जो पोजीशन है वो ये है, ये जो रेड वाला जो वेक्टर है, ये इसका अपना पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहां से। ठीक है, ये इस पोजीशन वेक्टर को हम यहां से, हमारा ओरिजिन क्या है, ये O, हमारा पॉइंट क्या है, जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो क्या है, वो है सपोज A। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर हो गया, उसको मैं लिखूंगा OA। दिस इज OA इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये जो OA हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, OA। अब OA तक पहुंचने के लिए, O से A तक पहुंचने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना काम करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्टेप्स पे जाना पड़ेगा, 4 स्टेप्स आई कैप में। तो मैं यहां तक जो, देखो मैं यहां तक जो पहुंचा ना, तो मैं यहां तक पहुंचा 4 आई कैप। तो सबसे पहले क्या हुआ, 4 आई कैप, इसका मतलब है 4 स्टेप्स, 4 स्टेप, 4 कदम, कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं चला। फिर इसके बाद प्लस और क्या करना पड़ेगा, 5 स्टेप्स या 5 कदम वाई डायरेक्शन में, 5J, प्लस इधर 3 कदम जेड डायरेक्शन में, 3K कैप। तो इतना मुझे चलना पड़ेगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इसलिए मेरा ये जो पोजीशन वेक्टर है वो ये आ गया। तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट, पोजीशन वेक्टर इज ए vector which shows the position of a point with respect to origin। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पॉइंट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा इस तरीके से। अब देखो यहां पे क्या है, ये हाँ, अब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां से ओरिजिन से यहां की दूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आ जाएगा OA मैग्नीट्यूड। ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 25 प्लस 9
और ये हो जाएगा आपके लिए 50 का अंडर रूट, जो कि 5 अंडर रूट 2 आएगा। इसका आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, 5 अंडर रूट 2 आ गया। अब आप यदि चाहो तो इस पोजीशन वेक्टर का OA का यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे, इस वाले टर्म को बोलोगे डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम O फॉर ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम ओरिजिन, ये आप इसको बोलोगे जो मैंने कैलकुलेट किया है ये। ठीक है, अगर हम ये जो सारा कुछ यूनिट्स में ले तो यूनिट आ जाएगी, अगर मीटर में ले तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है इसके लिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला OA कैप, क्या आ जाएगा, OA अपॉन OA का मैग्नीट्यूड, OA क्या है 4i कैप 5j कैप प्लस 3k कैप अंडर रूट 5 अपॉन 5 अंडर रूट 2। इसको सोल्व करके वही निकाल लेना। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखो यहां से लेकर यहां से यहां तक का ये जो पूरा वेक्टर है ये हुआ OA वेक्टर। ठीक है, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो मान लो यहां से लेकर ये जो पॉइंट इस डायरेक्शन का ये वेक्टर जो हुआ वो हुआ OA कैप। अब इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3.5 टाइम 3.5, ओके, इतना टाइम्स अगर ये चलेगा तो यहां पहुंच जाएगा। मैंने एक रैंडम नंबर बोला है ऐसे ही मजाक करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, जोक्स पार्ट। कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप मल्टीपल्स में चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे। कितने मल्टीपल्स में, इतने मल्टीपल्स में 5 अंडर रूट 2, 1 2 3 4 5 एंड अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करके चलोगे तो आप वहां पे यूनिट टाइम्स मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आपका इस तरीके से इस पोजीशन वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ओरिजिन। अब इसकी जनरल थ्योरी, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करेंगे हम, जनरल थ्योरी इस तरीके से आएगी, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x y z, तो आपके पास इसका ये वेक्टर क्या हो गया, ओ ए वेक्टर हो गया ये। ओके, अब इस ओ ए वेक्टर को अगर आप लिखोगे, ओ ए वेक्टर को आप लिखोगे तो x i कैप, x मतलब x कोऑर्डिनेट, ओके, और डायरेक्शन हो ही गया, ये आपकी x डायरेक्शन हो गई, ये y डायरेक्शन हो गई, ये z डायरेक्शन हो गई, y j कैप z k कैप, ये आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके, ये आपका एक पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर ओ ए मैग्नीट्यूड लिखने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, इन सब का स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स बना लो, इसको बॉक्स में इंपॉर्टेंट है इसलिए फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके पास ओ ए का कैप बनाना हो तो x i कैप y j कैप
जेड के कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक इसको आप बॉक्स में फिक्स कर दो। तो इस तरीके से आप यहां पे चार अलग अलग जो कोई भी पोजीशन वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी यूनिट वेक्टर या फाइंड आउट कर सकते हो। अब है हमारे पास इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है वो देखते हैं जस्ट अभी। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कह रहा है, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ, फिर से पोजीशन आ गया है ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। ये आ गया इंपॉर्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन बताता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन बताता है विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। क्योंकि यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो दो पार्टिकल हो सकते हैं तो दूसरे पार्टिकल की पहले के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, या फिर एक ही पार्टिकल एक टाइम पे यहां है दूसरे टाइम इंस्टेंट पे मूव करके यहां चला गया, तो दो अलग अलग टाइम पे एक ही पार्टिकल की पोजीशन, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से यहां पे इसके लिए हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। तो सपोज हमारे पास फिर से ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ये ए, ये पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 5 3। ठीक है, 4 5 3। फिर दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट ए हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 3 2 1, ऐसे मान लो 3 2 1 ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों जो पार्टिकल्स है वो दोनों जो पॉइंट्स है वो अलग अलग जगह है। अब एक का रेस्पेक्ट में दूसरे का फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पर ये देखो, पहले ये वाला जो वेक्टर है, पहले ये जो पॉइंट था, पहले ये पॉइंट यहां से यहां तक था। ठीक है, ये आपके पास पहले वेक्टर आ गया। फिर उसके बाद यही वेक्टर यहां से उठ के कहां चला गया, यहां चला गया। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ओपोजिशन वेक्टर हो गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। ये पहले वाला जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओ बी। अब कितना हो जाएगा, 3 2 1। देखो वहां तक मूव करने का जो तरीका वो सेम ही है, लेकिन वो तो हमने एक बार डिस्कस कर लिया, तो अब हम उसको यूज करके डायरेक्ट कर रहे हैं। ये चीज को ध्यान रखना आप। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 इंटू के कैप। तो 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है ना, तो क्या हो जाएगा
के कैप। अब इसके बाद क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए से बी का पॉइंट होगा ये, यहां से ये वाला, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, और इसके लिए क्या आएगा, ये होगा, देखो आपको मैं बताता हूं, ये हुआ पॉइंट ओ, तो ये वेक्टर हो गया ओ ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर हो गया ओ बी वेक्टर। तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा ए बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर होगा ए बी वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इसको दो तरीके से बोल सकते हो आप। पहला, देखो मैं यहां पे लिखता नहीं हूं, यहां पे तो और काम करेंगे हम, ये जगह काम आएगी हमारे, मैं इसको इधर लिखता हूं। ए बी क्या है, ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट when vector of B with respect to A, क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ B with respect to A, ये है कौन, B। फिर और बताता हूं मैं आपको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ B with respect to A, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब मैं ए बी लिखना चाहूं, ए बी जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये लिखना चाहूं, तो बी माइनस ए ऐसा करना पड़ेगा। तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको हम और आगे लिखना चाहूं मैं, और आगे लिखें 3 माइनस 4 आई कैप प्लस 2 माइनस 5 जे कैप प्लस 1 माइनस 3 के कैप। ये 3 आई कैप का है, 4 आई कैप का, तो 3 माइनस 4 आई कैप 2 जे कैप का है, और 5 जे कैप का, 2 माइनस 5 जे कैप, ये क्या है 1 के कैप का है, 3 के कैप का, 3 माइनस 1 के कैप। सेकंड माइनस फर्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, ध्यान रखना, सेकंड माइनस फर्स्ट। फिर जो नेगेटिव जो है वो बाद की बात है, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप, तीनों माइनस के आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसे भी आ सकता है। माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब मैं इसका ये क्या हो गया, ए बी हो गया। अब मैं यहां पे इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना चाहूं, तो मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे आएगा, ए बी मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे, अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, जो कि आएगा -1 स्क्वायर का प्लस -3 का 9 और -4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा। अब इसका अगर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहे तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, यूनिट वेक्टर
ए बी का कैप, यूनिट वेक्टर, इसका, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए बी का कैप। क्या आएगा, ऊपर ही लिख देता हूं, नीचे नहीं, ऊपर सही आ जाएगा अच्छे से, है ना। इसका अगर यू ए बी का कैप, तो कैसे आएगा, देखो पहले वो माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 14। ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर, आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए बी। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, किसी का भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट होने चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए और पोजीशन के लिए 1 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और उनका यूनिट वेक्टर आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। और अब हम लिखेंगे आगे जनरल थ्योरी। तो जनरल थ्योरी कैसे लिखोगे, यह है कैसे है जनरल थ्योरी, यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट का, सबसे पहले क्या, डिस्प्लेसमेंट ए बी का मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंस आया ना सबका, तो इसका डिफरेंस आया। तो देखो मैं यहां पे डिफरेंस लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। इस तरह से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, जो कोऑर्डिनेट्स है उन्हीं का सब्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, जो आप पहले से करते आए हो, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर, सिंपल। और अगर आप ए बी कैप फाइंड आउट करना चाहो तो ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, ये अपॉन ये। अगर लिखना चाहो तो लिख दो इसको, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको फिर से बता देता हूं। क्या करना है, यहां पर 2 अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे, इन 2 अलग अलग पॉइंट्स में से आप क्या करोगे, पहले एक पॉइंट का, ए पॉइंट का आपने पोजीशन वेक्टर लिखा, जो आपके पास ये आ गया, ठीक है। फिर आपने दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा, जो आपके पास दूसरे कोऑर्डिनेट्स के लिए आ गया, ठीक है।
x1 i कैप, y1 i j कैप, z1 k कैप, पहले का। सेकंड वाले का x2 i कैप, ये आ गया y2 j कैप, z2 k कैप, इस तरीके से आ गया। फिर आपने b माइनस a करना है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला सेपरेट करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो जो भी आपका जो x y z का जो टर्म्स है उनका अंडर रूट का उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर अंडर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये आपके सामने एक प्रोसीजर है, आपको समझ में आया होगा होपफुली। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रहा है हमें कमेंट करके जरूर पूछें। क्या ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो हमें और एम्फेसाइज करेंगे आपके लिए और आप और अच्छे से स्टडी करेंगे। और आई होप आप ऐसे ही लगातार पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, जो डाउट होंगे हमें बताते रहेंगे, हम उसमें और इंप्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।